हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट करने वाले हैं। एक्चुअली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में देख लिए हैं, बट आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिर्फ एग्जांपल्स ही काफ़ी नहीं है और उसका थियोरेटिकल पोर्शन भी हमें याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि एक्चुअली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता क्या है। तो इसीलिए हम लोग आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की थियोरी के ऊपर बेसिक प्रिंसिपल है, इंट्रोडक्शन है, उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करेंगे। तो इसीलिए आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। सबसे पहले तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है क्या नहीं वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों होती है, कैसे होती है, कब होती है, वो हमने सब देखा था। वैसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी यानी कि जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था कि जो हमारी लाइट होती है उसकी कुछ टाइप होती है, जो इसमें भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों होती है, कैसे होती है। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा था, वैसे कि जो हमारी ईएमआर होती है, ईएमआर लाइट यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर के बीच में इंटरेक्शन होता है। तो वो इंटरेक्शन होने के बाद वहाँ पे कुछ ना कुछ अफेक्ट होती है, तो उसके ऊपर से स्पेक्ट्रोस्कोपी डिपेंड करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाली जो है वो आपकी ग्राउंड स्टेट है, यानी कि ग्राउंड स्टेट में कोई भी इलेक्ट्रॉन है अभी यहाँ पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब क्या करेगा, जो भी हम ईएमआर लाइट ट्रांसफ़र करेंगे, तो ईएमआर लाइट ट्रांसफ़र होने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है कुछ ना कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद धीरे धीरे होके यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहुँचा है, तो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में गया, दैट मीन्स वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी एब्जॉर्ब की। इसीलिए उसे हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, यानी कि जो भी लाइट है, ईएमआर लाइट है, वो एब्जॉर्ब हुई, इसीलिए उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं। कुछ देर के बाद इलेक्ट्रॉन फिर से एक्साइटेड स्टेट में से धीरे धीरे ग्राउंड स्टेट में वापस आया। आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादातर एक्साइटेड स्टेट में नहीं रहता है, कुछ देर के बाद एनर्जी रिलीज़ करके फिर से वापस नीचे आता है। तो वही काम यहाँ पे हुआ है। इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी धीरे धीरे रिलीज़ कर रहा है यानी कि इमिशन कर रहा है। इमिशन होते होते धीरे धीरे होके वो ग्राउंड स्टेट में वापस आ गया। तो ये जो ग्राउंड स्टेट में वापस आया, तो उस टाइम जो भी स्पेक्ट्रम हमें मिलता है उसे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा, इमिजेट स्पेक्ट्रा, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है। ओके, वैसे ही है, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है एंड इमिशन स्पेक्ट्रा होता है। अब इसमें जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में होता है, तब एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो उसे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्योंकि वहाँ पे आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, तो उसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। वैसे ही जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में होता है, तब धीरे धीरे होके एनर्जी इमिशन करके फिर से ग्राउंड स्टेट में वापस आता है, तब वो उस स्पेक्ट्रा को हम इमिशन स्पेक्ट्रा कहते हैं और उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। यानी कि इलेक्ट्रॉन के पास जो भी एनर्जी है वो जैसे जैसे इमिशन होती है उस हिसाब से आपको स्पेक्ट्रा मिलता है।
और उस हिसाब से जो स्पेक्ट्रा मिलता है उस स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम कहते हैं इमेजन स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिंपल है, वैसे तो आप समझ में जाओगे तो वैसे बहुत ही सिंपल है, पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। देन जैसे हमने यहाँ पे यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ग्राफ है वो, वहाँ पे आप देख सकते हो कि आप राइट साइड तरफ जाओगे इस तरफ, तो यहाँ पे आपकी वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा मैक्सिमम इंक्रीज़ होता है, और इस तरफ जाओगे तो एनर्जी इंक्रीज़ होती है, उस तरफ वेवलेंथ डिक्रीज़ होती है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव्स की सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होती है, और कॉस्मिक रेज की वेवलेंथ सबसे कम होती है। जैसे हमने विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी देखा था यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि उसकी जो रेंज होती है वो होती है 200 से 800 नैनोमीटर। ओके, इसकी इतनी रेंज होती है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी की। वैसे ही हमें इस टाइम देखना है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज, कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज कितनी है, कि उसमें क्या क्या है। तो उसमें भी आपने देखा था कि 3 रेंज थी, नियर, मिड एंड फार। ठीक है, तो 3 टोटल रेंज थी, वो कौन सी रेंज थी वो हम आगे देखने वाले हैं। तो ये IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की मेन रेंज है। इसमें कोई ऐसा नहीं है विजिबल जैसा कि विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज ये है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे टोटल 3 टाइप की है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में, तो वही देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज पता कर ली, जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी देखा था। नेक्स्ट है जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक्चुअली उसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्यों कहते हैं। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे आप देखो कि जो भी मेरा एक इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अभी अवेलेबल है, ऐसा यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है। ठीक है, जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद तुरंत यहाँ से यहाँ तक नहीं जाएगा, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाता है। ठीक है, जो पहले थोड़ी सी 5% एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसके बाद 10% करेगा, उसके बाद 20% करेगा, उसके बाद 25 करेगा, उसके बाद ऐसे धीरे 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 होके 100% एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद एक्साइटेड स्टेट में जाता है। यानी कि कुछ लेवल धीरे धीरे लेवल पार करने के बाद आगे बढ़ता है। सिंपल एग्जांपल है, जैसे कि हम लोग हैं, हमें फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना हो, या टॉप फ्लोर पे जाना है। टॉप फ्लोर आपका फॉर एग्जांपल 10वां माला है। ठीक है, तो 10th फ्लोर पर आपको जाना है, तो आप सीधे ग्राउंड फ्लोर से 10th फ्लोर पे नहीं जा सकते। उसके लिए आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाना पड़ेगा, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, फिर 6th फ्लोर, 9th फ्लोर एंड उसके बाद 10th फ्लोर। यानी कि एक एक स्टेप आगे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे है, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्चुअली जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वैसे वैसे धीरे 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 वो एक्साइटेड स्टेट के तरफ आगे बढ़ता है, एंड फाइनली जब 100% एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है तब वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाता है। ओके, तो वही पे है कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो जैसे जैसे एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, IR रीजन के ट्रांजिशन एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तब वो कुछ रोटेशनल एनर्जी लेवल पार करता है। जैसे कि यहाँ पे ये किया, वो किया, ये किया, ये किया, ये किया, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो उसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं, यानी कि इसको हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का दूसरा नाम है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर कहीं भी जगह पे आपको देखने को मिलता है तो वो स्पेक्ट्रोस्कोपी अलग नहीं है, वो सेम टू सेम ही स्पेक्ट्रोस्कोपी है। जैसे मैंने आपको आगे बताया वैसे कि IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है
कौन सी रेंज है वो अब देखने वाले हैं हम। कि जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज देखी थी, नियर IR, UV IR, वैसे ही मिड IR वो हमने देखा था, वही रेंज है यहाँ पे। जैसे कि नियर IR जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज होती है नियर IR की, वो होती है 0.8 माइक्रोन से 2.5 माइक्रोन। मिड IR की रेंज होती है 2.5 माइक्रोन से 15 माइक्रोन, एंड फार IR की रेंज होती है 15 माइक्रोन से 200 माइक्रोन। ठीक है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में ये जो माइक्रोन है वो एक्चुअली उसका यूनिट है, यानी कि जो जैसे हमने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा था नैनोमीटर, वो उसका यूनिट था, वैसे ही ये उसका IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में माइक्रोन उसका यूनिट है। अगर हमें सेंटीमीटर में अगर उसे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए एक फार्मूला लगेगा जो यहाँ पे है। देखो, वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू 1/λ। 1/λ जो हमने आगे देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे वेव नंबर म्यू बार 1/λ, लैम्बडा किस में है, सेंटीमीटर में है। तो सेंटीमीटर में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो लैम्बडा को, वेवलेंथ को हम कन्वर्ट कर सकते हैं, बट यहाँ पे म्यू है, म्यू माइक्रोन है तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करना है तो 1 माइक्रोन इक्वल टू 10⁻⁴ सेंटीमीटर होता है, यानी कि 10⁻⁴ सेंटीमीटर से हमें सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितनी भी वैल्यूज़ है वो, यानी कि 0.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 2.5 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 15 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, 200 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, ऐसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने वेवलेंथ लैम्बडा हमने फाइंड आउट कर ली। सबसे पहले इस वैल्यू के लिए वेवलेंथ लैम्बडा 0.8 माइक्रोन इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब उसके ऊपर से अगर मुझे वेव नंबर फाइंड आउट करना है तो इसके लिए मैंने अभी फॉर्मूला कहा वैसे कि म्यू बार इक्वल टू 1/λ, सेंटीमीटर में हमें चाहिए, तो लैम्बडा यहाँ पे हमने सेंटीमीटर में फाइंड आउट कर लिया, तो उसके ऊपर से हम वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो म्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, लैम्बडा इक्वल टू 0.8 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। तो उसके ऊपर से हमने यहाँ पे 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स वो हमने वेव नंबर फाइंड आउट किया है। इतना वेव नंबर होता है इतनी वेवलेंथ पर, ऐसा हम कह सकते हैं, यानी कि हमने सेंटीमीटर इनवर्स में यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। 0.8 माइक्रोन इक्वल टू कितना होता है वेव नंबर 12,500 सेंटीमीटर। वैसे ही 2.5 माइक्रोन के लिए 1 डिवाइड बाई 2.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर हमने कैलकुलेट किया, तो 4000 सेंटीमीटर इनवर्स हमको यहाँ पे वेव नंबर फाइंड आउट हुआ। वैसे ही 15 माइक्रोन के लिए 6667 सेंटीमीटर इनवर्स, यानी कि 667 सेंटीमीटर इनवर्स हुआ। वैसे ही 200 माइक्रोन के लिए 50 सेंटीमीटर इनवर्स वेव नंबर हमें फाइंड आउट हुआ है। अगर अभी तक आपको ये पता नहीं चला है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि 15 कैसे हुआ। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दिखा दे रहा हूँ कि जैसे कि यहाँ पे 0.8 इंटू 10⁻⁴ है। ठीक है, तो 1 डिवाइड बाई 0.8 यानी कि -4, यानी कि हमें इस तरफ जाना पड़ेगा, तो कितना होगा 8, उसके बाद है 1 2 3 4, इतना जाना पड़ेगा। ठीक है, 1 डिवाइड बाई 0.00048, ओके, इतना हम कैलकुलेशन करेंगे, वो जो भी आंसर आएगा वो होगा आपका 12,500 सेंटीमीटर इनवर्स। वैसे ही 2.5 के लिए करेंगे हम, तो वो होगा आपका 2.5 है, यानी कि 1 2 3 4,
0.00025 इतना आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तब आंसर आएगा आपका 4000 सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो आप इसी वैसे ही 15 × 10⁻⁴ के लिए आप कर सकते हो, और 200 × 10⁻⁴ के लिए भी ऐसे ही कर सकते हो। तो वो अगर आप अपनी तरफ से अपने हिसाब से करके देखना, अगर नहीं पता चल रहा है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको फिर से समझा दूंगा और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। ऐसे हम जो हमारी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की रेंज है, उसमें जो रेंज है उसके वेव जो कहते हैं कि उसकी जो सेंटीमीटर इनवर्स है उसे हम वेव नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं ऐसे। तो ये जो रेंज है वो आप याद रखना, क्योंकि कहीं बार जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है, जो MSc की एग्ज़ाम होती है, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, MCQ में बहुत सारे टाइम पूछे जाते हैं, तो वो आपको ध्यान रखना है। और ये कैलकुलेशन भी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत टाइम पूछी जाती है। नेक्स्ट है वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। जैसे हमने वाइब्रेशनल लेवल देखे थे, वैसे वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, उसका एक फार्मूला है वेव नंबर फाइंड आउट करने का। जैसे हमने यहाँ पे आगे वेव नंबर फाइंड आउट किया रेंज के लिए, वैसे ही कोई भी हमारे पास बॉन्ड होता है, कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, उसके लिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के लिए जो वेव नंबर हम फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक फार्मूला है जो यहाँ पे दिया गया है। वेव नंबर μ = 1/2πc × √k/μ। ओके, तो ये फार्मूला है। उसमें सबसे पहले तो ये जो टर्म्स है वो आपको समझनी पड़ेगी। ये μ = वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी इन वेव नंबर, वेव नंबर में वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपकी। c = वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी रेडिएशन है, ठीक है। देन k = फोर्स कांस्टेंट, एंड μ = रिड्यूस मास। ओके, तो ये है। अब उसमें थोड़ी सी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, वैसे c वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, वेलोसिटी रेडिएशन कोर्स होता है। अगर वेलोसिटी रेडिएशन कांस्टेंट होता है, उसकी वैल्यू एक्चुअली आप सभी को पता है 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स होता है। वैसे ही फोर्स कांस्टेंट एक्चुअली जो हमारे पास कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे कि CH बॉन्ड होता है, तो इसमें जो सिंगल बॉन्ड होता है उसका फोर्स कितना है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यानी कि फोर्स कांस्टेंट एक्चुअली 3 टाइप के हो सकते हैं। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है मेरे पास, सिंगल बॉन्ड, तो उसके लिए 5 × 10⁵ ग्राम इंटू सेकंड -2 होता है। वैसे ही डबल बॉन्ड के लिए डबल बॉन्ड होता है तो 10 × 10⁵ ग्राम सेकंड -2। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 15 × 10⁵ ग्राम सेकंड -2 होता है। वैसे ही μ = रिड्यूस मास कहते हैं उसे, रिडक्शन मास वो भी कह सकते हैं, रिडक्शन मास भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम रिड्यूस मास यूज़ करेंगे। रिड्यूस मास यानी कि आपका जो भी फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है, जैसे कि CH है, तो उसमें जो एटम है उसका मास, ठीक है। अब वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे कि यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसमें सबसे पहले तो जो यहाँ से फर्स्ट एटम होता है वो होगा आपका फर्स्ट मॉलिक्यूलर वेट, फर्स्ट एटम होगा, और ये दूसरा है वो सेकंड एटम होता है। तो यहाँ पे जो मास है यानी कि m1 यानी कि वेट ऑफ फर्स्ट मॉलिक्यूल, यानी कि फर्स्ट एटम का वेट होना चाहिए, एंड m2 =
वेट ऑफ सेकंड एटम। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन का वेट होना चाहिए और मास ऑफ फर्स्ट एटम एंड मास ऑफ सेकंड एटम। अब मास यानी कि आप सभी को पता होगा कि कार्बन का मास कितना होता है। अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको कह देता हूँ कि कार्बन का मास 20 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। वैसे ही हाइड्रोजन का 1.6 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। उसके बाद कौन सा रहा, हाँ उसके बाद है ऑक्सीजन देख लेते हैं। ऑक्सीजन का मास है 26.6 × 10⁻⁻24 ग्राम। एंड नाइट्रोजन का लास्ट में नाइट्रोजन यूज़ होगा कुछ टाइम, इसलिए 23.2 × 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है, तो ये है आपका एटम के मास। वही यूज़ करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH है तो कार्बन उसमें फर्स्ट एटम होगा और हाइड्रोजन सेकंड एटम होगा। तो फर्स्ट एटम मास ऑफ फर्स्ट एटम यानी कि 20 × 10⁻⁴24 और मास ऑफ सेकंड एटम यानी कि हाइड्रोजन 1.6 × 10⁻⁻24। तो ऐसे आप रख के म्यू रिड्यूस मास फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये जो मास है एक्चुअली हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। एक्चुअली आप सभी को पता है कि जो मास होता है उसका दूसरा एक यूनिट भी होता है। जैसे कि कार्बन है, उसका एक्चुअल मास होता है 12 AMU। ठीक है, AMU को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया है। AMU को ग्राम में कन्वर्ट करना हो तो हमें 12 × 6.023 × 10⁻23 उससे हमें डिवाइड करना पड़ेगा, तब वो इतना ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने ये जो लिखा है वो एक्चुअली डायरेक्ट ग्राम में कन्वर्ट करके ही लिखा है, तो आपको ग्राम में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर पूछते हैं कि AMU कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसके लिए 6.6 × 12 डिवाइड बाय 6.023 × 10⁻23 से हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा, तब वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कन्वर्जेशन और ये मास है एटम के मास। तो वही मास यहाँ पे रखने हैं। तो यहाँ पे वही काम किया है। अगर म्यू की जगह पे m1 × m2 डिवाइड बाय m1 + m2 रख देता हूँ तो मुझे वेव नंबर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, वैसे तो वेव नंबर का फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं मिलता है। एक्चुअली जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है उसका फॉर्मूला होता है μ = 1/2π × k/μ, यानी कि C तो नहीं होता है। C कब हमें मिलता है, जब हम उसके आगे फाइंड आउट करते हैं μ bar = μ/c। म्यू यानी आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, C यानी कि वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और म्यू बार होगा वेव नंबर। उसके ऊपर से हमने फाइंड आउट किया है कि μ = अब μ/c यानी उसका जो μ = क्या होगा, ये वाला बाई C यानी कि उस डिवाइड बाई ये हो जाएगा। इसीलिए हमने डायरेक्ट लिख दिया कि वेव नंबर μ bar = 2πc √k/μ। ओके, तो आगे एक हम वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं। इसके ऊपर से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ली है CH स्ट्रेचिंग की। स्ट्रेचिंग क्या होता है, बेंडिंग क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बता दूंगा। बट अभी सिर्फ आप ये याद रखो कि CH स्ट्रेचिंग की मुझे वेव नंबर फाइंड आउट करनी है। अब ये जो हम वेव नंबर फाइंड आउट करते हैं ना, उसके लिए एक रूल्स है जिसका नाम है हुक्स रूल्स। ठीक है, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं उसे हम हुक्स रूल्स के से भी हम कहते हैं। हुक्स रूल के बारे में भी ये कहते हैं। हुक्स रूल यही कहता है
कि जो हम कोई भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है। तो जैसे मैंने अभी कहा वैसे उसका फॉर्मूला वेव नंबर म्यू बार इक्वल टू 1/2πc √k/μ है। तो जैसे मैंने अभी कहा वैसे कि म्यू इक्वल टू 1/2π √k/μ जो हमने रख दिया है, ठीक है। तो हमने ये रख दिया है। उसके बाद क्या किया है, वैल्यूज़ रख दी है जैसे कि मैंने कहा वैसे कि पाई इक्वल टू क्या होगा 3.14 एंड के इक्वल टू फोर्स कांस्टेंट। अब सी एच है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो फोर्स कांस्टेंट कितना होगा 5 × 10⁵ इंटू ग्राम सेकंड इंटू सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद m1 क्या होगा कार्बन का जो वेट है मास है वो है 20 × 10⁻24 ग्राम। m2 हाइड्रोजन है उसका मास है 1.6 × 10⁻24 ग्राम, ठीक है। ये सब वैल्यू मैंने रख दी यहाँ पे, आप देख सकते हो ऐसे वैल्यू रख दी है। उसके बाद उसकी कैलकुलेशन की तो 9.3 × 10⁻13 सेकंड इनवर्स आया, ठीक है। ये क्या आया आपका म्यू बार अभी तक नहीं आया है, वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आई है, वेव नंबर्स नहीं अभी तक मिला है। अब वेव नंबर हम फाइंड आउट करेंगे म्यू बार इक्वल टू म्यू डिवाइड बाई सी। तो म्यू हमने यहाँ पे 9.3 × 10⁻13 रख दिया और सी इज इक्वल टू वेलोसिटी कांस्टेंट 3 × 10⁻10। तो अगर ये हम सॉल्व करते हैं तो वेव नंबर आता है 3100 यानी कि 3100 सेंटीमीटर इनवर्स आया, क्योंकि यहाँ से ये दोनों निकल जाएगा तो हमारे पास सेंटीमीटर ही बचेगा। तो इसके ऊपर से ये फाइंड आउट हो गया। ओके, ये था हमारा सी एच स्ट्रेचिंग का थियोरेटिकल वैल्यू 3100। वैसे ही हम अगर सी डबल बॉन्ड सी यानी कि सी डबल बॉन्ड सी एल्किन की अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें उसकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी के लिए अगर फाइंड आउट करते हैं तो के की वैल्यू कितनी होगी, डबल बॉन्ड है यानी कि 10 × 10⁵ ग्राम (10⁻²). उसके बाद m1 क्या होगा 20 × 10⁻24 ग्राम। m2 क्या होगा 20 × 10⁻24 ग्राम, ओके। उसके बाद पाई तो 3.14 ही होगा, तो वही हम यहाँ पे रख देते हैं म्यू इक्वल टू 1/2π √k/m1 × m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो वैल्यू हम रख देते हैं 1 × 3.14 डिवाइड बाई k इज इक्वल टू 10 × 10⁵ ग्राम (2). यहाँ पे जो यूनिट है वो कंपलसरी आप थोड़ा सा उसके साथ में ही रखना, क्योंकि अगर यूनिट में गड़बड़ी हो गई तो लास्ट में यूनिट आप फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके लिए आपको फिर से अलग से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो बेहतर है उसको साथ में ही रखो। 20 × 20 10⁻24 दोनों की जगह पे ग्राम आएगा। देन m1 कितना है 20 × 10⁻24 प्लस 20 × 10⁻24 ग्राम। ये हमने वैल्यू रख दी। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तब हमें जो आंसर मिलेगा लास्ट में म्यू बार वाला ये वाला, तो ये जो वेव नंबर हमें फाइंड आउट होगा वो होगा 1680 सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये था हमारा सी डबल बॉन्ड सी के लिए, डबल बॉन्ड है इसके लिए, तो इसके लिए डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे क्या फोर्स कांस्टेंट सिर्फ चेंज हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट है सी सिंगल बॉन्ड ओ, यानी कि कार्बोनिल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड है सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग
की थियोरेटिकल वैल्यू, सी द सिंगल बॉन्ड ओ की थियोरेटिकल वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए के कितना होगा 5 × 10⁵, m1 कितना होगा 20 × 10⁻24, m2 वो होगा ऑक्सीजन है इसीलिए मैंने जैसे अभी पहले कहा था वैसे 26 × 10⁻24 ग्राम होगा, ठीक है। पाई यानी 3.14। तो इसके ऊपर से आप सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी वेव नंबर फाइंड आउट कर सकते हो। ये आपको सी सिंगल बॉन्ड ओ की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है और उसका जो भी आंसर आता है कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, पता नहीं चलता है तो भी कमेंट कर देना, ताकि उसका फिर से मैं सॉल्यूशन करके आपको दिखा सकूँ, जैसे ये वाला और ये वाला हमने किया वैसे। बट सबसे पहले तो आपको वो खुद से करना है। अगर पता चलता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चल जाएगा और आई होप पता चल ही जाएगा क्योंकि बहुत ईजी है। तो ये था हुक्स रूल्स। उसके ऊपर से हमने वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट कर दो, जो भी हो वो, अच्छी बुरी जो भी हो वो। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।